रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों इसी पंक्तियों के साथ आज मैं शुरू कर रही हूँ 10th साइंस का बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल जो है वह 50 ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप सारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और फॉर्मिक अम्ल जो है वह चींटियों में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध दही में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में, और लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल जो होता है वह इमली और अंगूर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल को आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वह कहाँ पे अधिक होता है? तो ये आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कम कहाँ पे होता है? तो कम चुंबक के मध्य में, यानी कि बीच में होता है। चुंबक के मध्य में यानी कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक कहाँ पे हो जाता है? तो ध्रुवों पर अधिक हो जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोग देख लीजिए कि प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है कि इसका एक ट्रिक होता है प्राथमिक रंग का, RBG, यानी R से रेड, B से ब्लू और G से ग्रीन, यानी कि रेड लाल, ब्लू नीला और ग्रीन से हरा। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल नीला हरा ये तीनों प्राथमिक रंग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है अब कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में जो है वह कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जो है वह चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत होता है वायुमंडल में? तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जो है वह 78% होता है, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन जो है वह कितना होता है? लगभग 21% होता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो लगभग 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03%। 0.03%, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन गैस कितना है? तो 78%,
ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% है। ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन गैस है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दृष्टि परास कहते हैं। ये आपको याद रखना है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो ये आपको याद रखना है कि लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है। और वक्रता में कितना होता है? तो वक्रता में भी 2 होता है। वक्रता केंद्र भी कितना होता है लेंस में? तो 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है, वक्रता केंद्र 2 होते हैं। और इसमें वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो वक्रता त्रिज्या भी जो है वह 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है। लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। वक्रता त्रिज्या कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तारे जो है, आकाश में जो तारे होते हैं वो क्यों हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर आपको जहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन अगर यहाँ पे नहीं दिए हुए रहेगा तो ये आपको याद रखना है कि वहाँ पे आपको प्रकाश का अपवर्तन पे टिक लगाना है। प्रकाश का अपवर्तन पे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, छोटा और काल्पनिक होता है। सीधा, छोटा और काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दर्पण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उभयोत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो छोटा, सीधा और काल्पनिक होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो ये आपको याद रखना है कि जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना चालक का प्रतिरोध जो है उतना बढ़ता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। तो 14 जो है वह क्या प्रदर्शित करता है?
तो 14 जो है वह अधिक प्रबल को प्रदर्शित करता है, यानी कि अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और यह शून्य जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो शून्य जो है वह अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ये आपको याद रखना है कि 14 इधर 7 होता है, 7 से जितना इधर 7 से जितना भी इधर आएंगे उतना ये क्या होता है, क्षारीयता यानी कि प्रबल को प्रदर्शित करता है, और 7 से इधर जितना भी आएंगे उतना यह अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। तो 14 जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, अधिक प्रबल को प्रदर्शित करता है। ये आपको याद रखना है। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वह खींचा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो है वह कैसा हो जाता है, तो वह छोटा हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और कम प्रकाश में क्या होता है, पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, कैसा होता है, तो बड़ा हो जाता है। और तेज प्रकाश में यानी कि ज्यादा रोशनी में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह धनावेशित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी कि त्यागेगा तो क्या होगा, वह धनावेशित हो जाएगा। और जो ग्रहण करेगा, जो पदार्थ ग्रहण करेगा यानी कि जो पदार्थ जो है वह अपने अंदर लेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह ऋणावेशित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ त्यागेगा वह धनावेशित होगा, और जो ग्रहण करेगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वह ऋणावेशित होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। जूल यानी कि J/C जो है वह उसको क्या कहते हैं, तो J/C को क्या कहते हैं, J/C को वोल्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। J/C यानी कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, 1 HP कितने के बराबर होता है, यानी कि 1 HP जो होता है वह कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 HP जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कौन सा लेंस है जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। कौन सा लेंस है जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, तो ये आपको याद रखना है कि यह कौन सा लेंस है, तो यह अवतल लेंस है जो बीच में क्या होता है, पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। यानी कि वह उसका आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। अवतल लेंस का आकार कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि बीच में होता है पतला और किनारे किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो ये आपको याद रखना है कि यह हरित लवक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि पेड़ के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग जो है वह हरा क्यों होता है, तो हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग जो है वह हरा दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। किसकी उपस्थिति के कारण
लोहे में जंग लगता है, तो ये आपको याद रखना है कि यह आर्द्र वायु के कारण होता है। आर्द्र वायु क्या है? तो वैसा वायु जिसमें जल की मात्रा हो, तो वैसा वायु जिसमें जल की मात्रा हो, तो जल की मात्रा के कारण ही क्या होता है? जल के मात्रा ही के कारण ही लोहे में जंग लगने लगती है, ये आपको याद रखना है। आर्द्र वायु क्या है? तो वैसा वायु जिसमें जल की मात्रा हो, जल की मात्रा के कारण ही क्या होता है? लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यानी कि आपतन कोण यहाँ पे I है और परावर्तन कोण क्या है? R है, तो इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में बराबर का संबंध आता है, यानी कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य होगा? तो I इक्वल टू R, यानी कि I बराबर R जो है वह सत्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछता है। जो भारी क्वेश्चन रहता है वो तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जो हल्का क्वेश्चन रहता है उसको बच्चे छोड़ देते कि ये एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? रक्त जो है यानी कि खून जो है वह किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो खून जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। या आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि खून का रंग जो है वह लाल क्यों होता है? खून का रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि पराग कोश में जो है वह पराग कण पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कण पाए जाते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? यानी कि मानव यानी कि जो मानव का आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में जो है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? यानी कि खतरे के जो सिग्नल होता है उसमें कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह बहुत अधिक होता है और लाल रंग जो है वह कुआ और धुआं दोनों में दिखाई देता है। कुआ और धुआं में लाल रंग दिखाई देता है। और क्यों उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वह अधिक होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जो है वह किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? यह प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। ये आपको बताना है कि इंद्रधनुष जो है वह किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो यह जो है वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, यह मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है। कौन? इंद्रधनुष, ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष जो होते हैं वह प्राकृतिक के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। बाहर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में बाहर जो है वह लाल रंग होता है और भीतर कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी रंग होता है, ये आपको याद रखना है।
आपको एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। इंद्रधनुष में बाहरी रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष में बाहरी रंग जो है वह लाल होता है। इंद्रधनुष में भीतरी रंग कौन सा होता है, तो भीतरी रंग जो होता है वह कौन सा होता है, बैंगनी होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। ये आपको याद रखना है। किस लिए भरी जाती है, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, क्योंकि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, यह टंगस्टन का बना होता है। अगर उसमें निष्क्रिय गैस की जगह पर कोई और गैस भर दिया जाएगा तो वह टंगस्टन से अभिक्रिया करके टंगस्टन को खराब कर देगा। इसलिए निष्क्रिय गैस जो है वह भरा जाता है। किसमें, विद्युत फिलामेंट में जो है वह निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि निष्क्रिय गैस किसी भी चीज से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। निष्क्रिय गैस जो होता है वह किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। और जब ये टंगस्टन के भीतर डालेंगे तब यह क्या करेगा, टंगस्टन से अभिक्रिया नहीं करेगा और टंगस्टन को खराब नहीं करेगा। टंगस्टन जो है वह क्या करेगा, टंगस्टन हमारा ज्यादा दिन तक चलेगा। ये आपको याद रखना है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। याद रहेगा सभी को। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत। ऊष्मीय सिद्धांत क्या है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत जो है वह किसे बोलते हैं, तो जब उसमें विद्युत धारा दिया जाए और उसमें ऊष्मा यानी कि हीट निकलने लगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत किसे बोलते हैं, तो जब उसमें विद्युत धारा दिया जाए और उसमें ऊष्मा यानी कि हीट निकलने लगे, तो विद्युत धारा दिया जाएगा। विद्युत हीटर में जब विद्युत धारा दिया जाएगा तो इसमें से क्या करेगा, हीट निकलेगा। विद्युत हीटर से भी हीट निकलेगा। इसमें विद्युत धारा देंगे तो इससे हीट निकलेगा। विद्युत इस्त्री में भी विद्युत धारा देंगे तो इससे भी हीट निकलता है। विद्युत बल्ब यानी कि जो लाल वाला जो बल्ब होता है उसको भी जब विद्युत धारा देंगे तो उसमें से भी ऊष्मा यानी कि हीट निकलता है। लेकिन विद्युत पंखा में जो है वह ऊष्मा नहीं यानी कि हीट जो है वह गरम गरम हवा तो नहीं निकलेगा विद्युत पंखा से। तो यह क्या है, यह ऊष्मीय सिद्धांत पर काम नहीं करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करेगा, यानी कि कौन जो है वह काम नहीं करेगा, तो विद्युत पंखा जो है वह काम नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये आपको याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और पानी का कितना होता है, अगर पानी का पूछ देगा तो कितना होता है, 1.33 होता है पानी का। और हवा का कितना होता है, तो हवा का होता है 1.007। और कांच का कितना होता है, तो कांच का 1.5 होता है। ये आपको याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। हवा का कितना होता है, तो 1.007 होता है। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। ये आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन और पूछेगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वह हीरा का होता है। ये आपको याद रखना है। और सबसे कम अपवर्तनांक यदि पूछ देगा तो क्या बताइएगा, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक जो है वह वायु का होता है, यानी कि हवा का होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, काला हीरा किसे कहा जाता है।
काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा जो है वह कोयला को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कोयले के खान से ही हीरा निकलता है। कोयले के खान से ही हीरा निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधों के मादा भाग को जायांग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जायांग कहते हैं। आपको याद रखना, ये सारे क्वेश्चन जो बहुत भी आए हैं, ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि जो दाल है वह किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है कि क्षार है? तो ये आपको याद रखना है कि दाल जो है वह प्रोटीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दाल जो है वह किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 प्रकार के कौन कौन पाए जाते हैं? एक होता है कृंतक, जो काटने का दांत होता है। दूसरा होता है भेदक या रदनक, जो फाड़ने का दांत होता है। और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक, जो चबाने का दांत होता है। 4 दांत कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, कृंतक, भेदक या रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक का काम क्या होता है? काटने का दांत होता है, यह किसी भी चीज को यह काटता है। और भेदक या रदनक का काम क्या होता है? यह किसी भी चीज को फाड़ता है। अग्रचवर्णक होता है एक, और एक होता है चवर्णक, जिससे अन्न को चबाया जाता है। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं। और टोटल दांत जो होते हैं वह कितने होते हैं? तो टोटल दांत जो है वह 32 होते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वह बचपन में ही जमते हैं और बचपन में ही टूट जाते हैं। टूट के फिर दूसरा दांत होता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग देखते होंगे 4 साल 5 साल का जो बच्चा होता है उसका दांत 4 साल 5 साल 6 साल जाते जाते उसका दांत जो होता है वह टूटने लगता है और दूसरा दांत आने लगता है। तो यही होता है कि दूध का दांत जो है वह टूट जाता है, बचपन में ही जमता है और बचपन में ही टूट जाता है। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। और टोटल दांत कितने होते हैं मनुष्य के? तो 32 होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। और सबसे ज्यादा कपास की उत्पादक भी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा कपास भी जो है वह गुजरात में ही होता है, ये आपको याद रखना है। मूंगफली और कपास ये दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो है वह 2.2 होता है, यानी कि 2.2 होता है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे 2.5 भी दिए हुए रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर 2.5 भी दिए हुए रहेगा तो वहाँ पे एकदम अच्छा तरीके से वहाँ पे टिक कर देना है 2.5 पे। नींबू के रस का पीएच मान में 2.5 भी रहेगा या 2.2 रहेगा तो आपको टिक कर देना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना जो है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल का जो शून्य होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो हम आपको बताए थे कि पीएच ये क्या है, पीएच स्केल है, यहाँ पे 14 होता है और यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो 7
से जितना भी इधर आएंगे उतना अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा और 7 से इधर जितना जाएंगे उतना यह क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। तो 7 से इधर यानी कि शून्य जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो शून्य जो है वह अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शून्य जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध के दांत जो होते हैं वह बचपन में ही जमते हैं और बचपन में ही टूट जाते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापक्रम होता है वह कौन नियंत्रित करता है, तो यह आपको याद रखना है कि यह हाइपोथैलेमस, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी को याद रहेगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, तो ये जब मिलता है तो क्या बनता है, ये जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। तो इनके नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु की मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेगा तो वह क्या चीज का निर्माण करेगा, तो वह जाइगोट का निर्माण करता है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो हम आपको बताए थे कि 78% वायुमंडल में जो है वह नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कितना पाया जाता है, तो 0.03%। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि वह अपने अंदर लेता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होगा, अवक्षेपण होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवक्षेपण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में यानी कि खून में आयरन यानी कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको याद रखना है कि एनीमिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मधुमेह जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है, तो मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। और टीबी जो है वह कौन से जीवाणु के कारण होता है, टीबी जो होता है वह कौन से जीवाणु के कारण होता है टीबी रोग, तो ये आपको याद रखना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन भी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है। धातु जो होती है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है कि त्यागता है, तो क्या करता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को जो है वह त्याग करती है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अधातु जो होती है, अधातुएं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और धातु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को
त्यागते हैं। जो त्यागेगा वह धनावेशित होगा और जो ग्रहण करेगा वह क्या होगा, ऋणावेशित होगा। जो त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या होता है, तो वह धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वह ऋणावेशित होता है। तो धातुएं यहाँ पर क्या करता है, तो धातुएं जो होती है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो यह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो अधातुएं क्या हो जाएगा, अधातुएं जो है वह ऋणावेशित हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। निम्न में से किसका भंडारण जो है वह सीमित है, तो यह आपको याद रखना है कि कोयला का भंडारण जो है वह सीमित है। कोयला एक दिन खत्म हो रहा है और यह एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कोयला का भंडारण जो है वह सीमित है। तो भंडारण यानी कि जो सीमित हो, यानी कि जो भंडारण यानी कि जो जमा होता है वह कभी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमको दोबारा नहीं मिलेगा। कोयला जो है वह खत्म हो जाएगा, एक दिन हम लोग खन खन के इस्तेमाल करते जाएंगे और एक दिन यह खत्म हो जाएगा, हम लोग इसको दोबारा नहीं बना पाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कोयला जो है वह कौन सा संसाधन है, तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। ये आपको याद रखना है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चन भी आता है फिजिक्स में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है कि सोडियम है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपको याद रखना है। और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। धोने का सोडा कौन है, सोडियम कार्बोनेट है। और खाने वाला सोडा कौन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इससे एक ट्रिक भी बता देते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को और सोडियम कार्बोनेट को कैसे याद रखना है। यानी कि धोने वाला सोडा जो है वह सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम यहाँ पे सोडियम है और कार्बोनेट है, यहाँ पे सिर्फ बाई है। तो जैसे मान के चलते हैं हम खाना खा लेते, जैसे कहीं पार्टी उटी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बाई बोलते हैं। तो इससे भी, इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह धोने का सोडा होता है। ये आपको याद रखना है, इस ट्रिक से भी आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको अभी ही याद हो गया होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, त्वरित चालक किसका बना होता है। त्वरित चालक जो होता है वह किसका बना होता है, तो त्वरित चालक जो है वह तांबा का बना होता है। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है, CO2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब AgCl को सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो क्लोरीन जो है वह क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वह उड़ जाएगा और बच जाएगा क्या, Ag बच जाएगा, यानी कि जो चांदी है वह बच जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। यानी कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि जो मरे हुए चीज का क्या करते हैं, जो मरे हुए चीज को खाते हैं। अगला सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। यह आपको याद रखना है, 7 होता है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान। और जल जो है वह क्या है, तो जल जो है वह उदासीन विलयन है। जल जो है वह क्या है, तो जल उदासीन विलयन है। इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है।
जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र आपको याद रखना है कि जल का सूत्र जो है वह H2O होता है। जल क्या है? तो जल उदासीन विलयन है। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र H2O होता है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपका सारा ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको दे देंगे। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, बस इतना ही था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और यूं ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और यूं ही मन लगाकर पढ़ते रहिए।